भारत पर साइबर अटैक करने की तैयारी में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के हैकर्स मिलकर रच रहे हैं ये साजिश। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम रखा है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैकर्स ने मिलकर एक साजिश रची है जिसका पर्दाफाश किया गया है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन का नाम शैडो ऑफ पहलगाम दिया है और सोचिए ये इनकी घिनता है जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाक की नई साजिश का भी ये पर्दाफाश हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत में 10 लाख साइबर अटैक किए गए हैं और इसी के साथ पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैकर्स ने मिलकर इस साजिश को रचा है। और बता दें आपको, जिस तरीके से फिलहाल मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त चल रही है, अंतरिम सरकार इस वक्त चल रही है बांग्लादेश में, उसी के तहत यहाँ पर बांग्लादेश अब जो है पूरी तरीके से भारत का एहसान फूले बैठा है और इसीलिए पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। आप देखिए जिस तरीके से भांडाफोड़ किया गया है, हैकर्स ने जो मिलकर साजिश रची है, इसको कोशिश करते हैं समझने की क्या ये साजिश है, किस तरीके से ये काम करती है और किस तरीके से इसका पर्दाफाश जो है वो किया गया है। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल से यशस्वी यादव जी स्पेशल एजीपी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू वेरी मच जी सर, ये बड़ी कामयाबी है, बड़ा पर्दाफाश जो है वो किया गया है और ऐसे में एक के बाद एक जो कई साजिशें हैं उनको नाकाम भी किया जा रहा है। ऐसे में इस साजिश को हम समझना चाहेंगे, किस तरीके से इसको रचा जा रहा था, कैसे इसका पर्दाफाश किया गया है। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि भारत की साइबर स्पेस पर बहुत ज्यादा साइबर वॉरफेयर के अंश देखे जा रहे हैं। बहुत सारे साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, खासतौर से बैंकिंग, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड एजुकेशन सेक्टर पे। जब हमने इसकी और डिटेल्ड एनालिसिस की तो हमें पता चला कि बहुत सारे ग्रुप सिनर्जी में मिलकर ऐसे अटैक्स भारत के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं और अब तक कल तक लगभग 10 लाख अटैक्स लॉन्च किए जा चुके हैं, जिसमें ग्रुप्स हैं जिनको हम एपीटीज बोलते हैं, एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें इनसेन पीके करके पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप है, बांग्लादेश के ग्रुप हैं, मिडिल ईस्ट के गोल्डन फैल्कन ग्रुप है और साथ ही साथ मोरक्को और इंडोनेशिया के भी ग्रुप हैं और ये एक अपने आप को पैन इस्लामिक साइबर ग्रुप्स बोलते हैं। तो इन ग्रुप्स की वजह से भारत की साइबर स्पेस पर खतरा मंडरा रहा था, उसके बारे में हमने अंदेशा किया है अपनी 2 रिपोर्ट्स में। पहली रिपोर्ट है इकोज ऑफ पहलगाम और दूसरी रिपोर्ट है पहलगाम साइबर वॉर्स। बिल्कुल सर, जिस तरीके से ये अभी पर्दाफाश किए गए हैं, ऐसे में ये अटैक जो है वो लगातार बढ़ सकते हैं। उसके लिए क्या कुछ कदम महत्वपूर्ण उठाए गए हैं जिससे कोई खामियाजा जो है वो भुगतना ना पड़े? देखिए, जैसे कि हम अपने घर में कोई बाहर से एंट्री ना कर पाए, कई प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे सीसीटीवीज लगाते हैं, बाउंड्री वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एटसेट्रा। इसी तरह हमें साइबर सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पहला स्टेप है कि हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स कराने चाहिए सभी एजेंसीज को जिनके पास क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज हैं आईटी फील्ड में। और ये साइबर सिक्योरिटी ऑडिट में बेसिकली रेड टीमिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें हम अपने ऊपर छोटे अटैक्स करते हैं, सिमुलेटेड अटैक्स करते हैं और पता करते हैं क्या हमारी कमियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं और उनको कैसे पैचअप कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपनी फायरवॉल्स के कॉन्फ़िगरेशंस चेक करने चाहिए, साथ ही साथ अपने पासवर्ड्स को बहुत रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूं जो सावधानियां हमें तुरंत लेनी चाहिए, तो हम देखेंगे ज्यादातर साइबर अटैक्स विफल हो जाएंगे। बिल्कुल, लगातार ये हो भी रहे हैं, लेकिन बड़ी बात सर यहाँ पर ये भी है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इस तरीके से ये जो हैकर्स हैं वो इन साजिशों को रच रहे हैं। क्या वाकई में इनके हैकर्स इस तरीके से, क्योंकि भारत का जिस तरीके से हम देखते हैं टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान बेहद पीछे है भारत से, उसके बाद ये हैकर्स क्या वाकई में इतने मजबूत होते होंगे कि जो कोई बड़ा अटैक कर सके? देखिए, हैकर्स के लिए पूरी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं होती है, उनको सिर्फ एक टाइम लकी होना होता है, चाहे वो 1000 अटैक करें। अगर एक बार भी लकी हो गए तो इस तरह से हमने देखा है कि कई डिफेंस सेक्टर की वेबसाइट्स को उन्होंने डिफेस किया है, कई जगह डीडॉस अटैक उनके सक्सेसफुल हुए हैं, जैसा कि नर्सिंग कॉलेज ऑफ जालंधर में हुआ अभी रिसेंटली, राजस्थान की अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट डिफेस हुई है। तो बहुत जगह उनको सफलता भी मिली है जहां पर हमारी साइबर सिक्योरिटी वीक है। तो मेरा यही है कि एक तरह से ये युद्ध है, वॉर है, साइबर वॉर है। इसको जीतने के लिए हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी को सुदृढ़ बनाना ही पड़ेगा और जो कदम हमने अभी बताए हैं उनको उठाना ही पड़ेगा।
तो एक तरफ तो जो ज़मीनी वॉर देख रहे हैं वो अलग है, लेकिन फिलहाल जो साइबर वॉर है उस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए घात लगाए बैठे हैं दुश्मन साइबर वॉर के लिए भी। इसके लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। क्या एक्स्ट्रा टीमों का भी गठन जो है वो किया गया है इस दिशा में? किस तरीके से कहाँ कहाँ पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है और किस तरीके से अब टीमों को आगे एडवांस ट्रेनिंग के साथ तैनात किया जा रहा है? जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जेएनपीटी पे एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर हुआ जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इनलैंड पोर्ट है। इसके अलावा एम्स में बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ। इसके अलावा मुंबई में 2020 में लगभग 5 घंटे के लिए बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज हो गई थी। ये सब साइबर साबोटेज, साइबर हैकिंग के परिणाम थे ये सारे इंसिडेंट्स। तो हमें देखना है अपने हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे एटसेट्रा, इन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को और पुख्ता और सिक्योर करें, जिसका कि जैसा मैंने आपको बताया ही है कि अपने साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जैसे कि पासवर्ड, साइबर फायरवॉल्स, रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस, डीडॉस अटैक्स के खिलाफ हमारी तैयारी, ये सब हमें बहुत सुदृढ़ करनी चाहिए। बिल्कुल सर, और ये महत्वपूर्ण कदम है जो इस वक्त उठाने बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं और इसलिए लगातार जो है तमाम इन विभागों को अलर्ट भी किया जा रहा है। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी है, उस पर भी सर आपसे अपडेट हम लेना चाहेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। भारत के खिलाफ साइबर हमले की कोशिश की गई, पाकिस्तानी साइबर गैंग ने ये हमला किया, सुरक्षा एजेंसियों ने हमले को नाकाम कर दिया है। कई सरकारी साइट निशाने पर थे, तो कई सरकारी साइट्स जो हैं वो निशाने पर थी। ऐसे में इनको पूरी तरीके से ध्वस्त करना या फिर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना, इस दिशा में यहाँ पर साइबर अटैक करने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, ये नापाक, पाकिस्तान की नापाक हरकतें और उसी के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है बांग्लादेश इस दिशा में, लेकिन फिलहाल इन तमाम कोशिशों को लगातार नाकाम जो है वो किया जा रहा है। सर, जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, यहाँ पर सरकारी विभाग हैं जिनको टारगेट करने की, सरकारी साइट्स हैं जिनको टारगेट करने की कोशिशें की गई हैं, कई सारी सरकारी साइट्स हैं, उन्हीं पर ये लोग जो है लगातार अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा और कौन सी वो साइट्स हो सकती हैं जो इस वक्त निशाने पर हो सकती हैं और किस तरीके से आप लगातार बता भी रहे हैं, स्टेप्स भी बता रहे हैं सावधानी बरतने के लिए, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा टारगेट इनका क्या नजर आ रहा है? देखिए, एक हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसमें कि कन्वेंशनल वॉर के अलावा और भी कई फ्रंट्स पर यह वॉर लड़ा जाता है। जब कोई ऐसा एपीटी ग्रुप, एडवांस परसिस्टेंट ग्रुप, डीडॉस अटैक करता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसमें इतनी सारी रिक्वेस्ट एक सिस्टम पे डाल दी जाती हैं कि सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। इस तरह के अटैक करने के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक तो ये मैसेज देना कि यस, हम एक्टिव हैं और आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहे हैं, और दूसरा हमारे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कुछ हमारी योजनाओं को या कुछ हमारी फैसिलिटीज को क्रिपल भी कर देना। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी सर्वर्स हैक हो जाते हैं तो कहीं किसी विभाग की बिजली चली जाती है, जिससे हमारी वॉर प्रिपरेटनेस पे इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा डिफेंस के सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन चुराई जा सकती है, डिफेंस के सीक्रेट्स लिए जा सकते हैं, इंडिया की स्ट्रेटजीज के बारे में जाना जा सकता है। इस तरह से कई तरह से साइबर वॉरफेयर के उद्देश्य क्रियान्वित किए जा सकते हैं। इसको रोकने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो हमने रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं और सारी एजेंसीज को दी हैं, ये रिकमेंडेशंस भी देती हैं किस तरह से हम इन हमलों से बच सकते हैं, इनको निष्क्रिय कर सकते हैं और अपनी खुफिया जानकारी, अपने डेटा को बचा सकते हैं। बिल्कुल, इससे पहले भी बड़े अटैक जिस तरीके से आपने बताया है साइबर के देखे गए हैं सर, और ऐसे में उनका भी सामना किया है, उससे भी बेहद कुछ अंदाजा जो है वो हो जाता है इस तरह के हैकर्स का कि किस तरीके से वो अटैक करके यहाँ पर बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। फिलहाल जो कंडीशंस बनी हुई हैं, भारत पाक के बीच में जो तनाव इस वक्त देखा जा रहा है, उसके मद्देनजर किस तरह का नुकसान और ये पहुँचाने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इस वक्त क्रिटिकल नजर आ रहा हो? देखिए, सबसे पहला चीज है इसके में है अपना मनोबल को बढ़ाना या तोड़ना। यदि कोई वेबसाइट डिफेस हो जाती है, जैसे कि नर्सिंग कॉलेज जालंधर की हुई, आर्मी नर्सिंग कॉलेज जालंधर की, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि पहलगाम अटैक ही नहीं था, ये एक साजिश थी भारत की। ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन फैलाना इसका एक उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि ये दिखा देना कि हम आपसे कमजोर नहीं है। भले ही कन्वेंशनल वॉरफेयर में हम ये कह सकें कि भारत का डोमिनेशन हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर में हम आपसे कमजोर नहीं है। और तीसरा, आपका डेटा चुराना,
किसी भी तरह का डेटा जो कि डिफेंस स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, उस डेटा को चुराकर उसका उपयोग करना। और उसके अलावा अगर हो सके तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर देना, उनको निष्क्रिय करना, ये सब साइबर वॉरफेयर के उद्देश्य हो सकते हैं। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर हुआ, उसके पहले भी कन्वेंशनल वॉर होने से पहले यूक्रेन और रशिया आपस में कई महीनों तक साइबर वॉरफेयर में जुटे रहे और एक दूसरे के यहाँ बिजली गुल करना, मिलिट्री सीक्रेट चुरा लेना, ये सब चीजें उन्होंने पहले भी की हुई हैं। बिल्कुल, और इसी से आगे का आइडिया जो है वो भी लग जाता है और ऐसे में उसके लिए सावधानी अधिक जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट है सर, उस पर भी जानकारी आपसे अधिक हम लेने की कोशिश करेंगे। कश्मीर के डोडा जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डोडा जिले में वीपीएन पर तत्काल बैन लगाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए डोडा में वीपीएन बैन कर दिया गया है। डोडा में 2 महीने तक वीपीएन पर बैन लगा दिया गया है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यशस्वी सर, वीपीएन पर डोडा जिले में जो है वो बैन लगाया गया है और आगे के हालात को देखते हुए ये जो वीपीएन पर बैन लगाया गया है, ये किस तरीके से इसको हम समझें? देखिए, वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स। मेरा ये शुरू से मानना है कि जो भी वीपीएन्स हैं उनको पहले इंडिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए और उनको रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्रिमिनल्स और साइबर क्रिमिनल्स, जो कि नॉर्मल साइबर क्रिमिनल्स भी होते हैं, जैसे कुछ पॉर्न साइट्स कुछ दिन पहले भारत सरकार ने बैन की थी, लेकिन वीपीएन के माध्यम से वो सारी पॉर्न साइट्स खुल जाती हैं, तो बैन का कोई अर्थ नहीं रहता। इसलिए वीपीएन बैन करना, मैं एक इसको वेलकम कदम मानूंगा, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर। परंतु इस बैन को एनफोर्स करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वीपीएन वर्ल्ड भर में बहुत सारे वीपीएन हैं और वो अनरजिस्टर्ड हैं, इंडिया में धड़ल्ले से चल रहे हैं। उनके पे सब पे निगरानी रखना कि वीपीएन यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक बहुत ही हरक्यूलियन टास्क है और इसलिए इसको एनफोर्स करना बेहद आवश्यक है, जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुश्किल टास्क है ये इस वक्त पर, इस तरीके से कार्रवाई इस पर करना, तो ये कैसे संभव होगा फिर इस वक्त पे? जी हाँ, ये जितने भी इंफॉर्मेशन गेटवेज हैं वहां पर हमें नजर रखना चाहिए। कहीं पर भी ऐसा वीपीएन का गलत उपयोग हो रहा है, वहां पर एक डेटरेंट, एक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट देना चाहिए और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस रजिस्टर करने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर इस तरह से किया जाएगा तो अनरजिस्टर्ड या ऐसे वीपीएन्स जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धोखा है, उन पे लगाम लगाई जा सकती है। परंतु ये काफी मुश्किल काम होगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। चैलेंजिंग है लेकिन असंभव नहीं है, इसको किया जाएगा जिस तरीके से भी जी हाँ, सिचुएशन। बिल्कुल करना चाहिए और मैं वेलकम करता हूं भारत सरकार का ये मूव, बहुत ही अच्छा मूव है। बल्कि ऐसे अनरजिस्टर्ड इलीगल वीपीएन्स को पूरे भारत में बैन करना चाहिए, मेरा तो ये सुझाव है। फिलहाल अभी एक ही जगह पर ये फैसला लिया गया है डोडा में करने के लिए और पूरे भारतवर्ष में आप जो हैं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप जिस तरीके से बता रहे हैं बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है, तो डोडा जिले में करना भी क्या उतना ही चैलेंजिंग है? क्योंकि ये बिल्कुल दिल्ली मुंबई जैसे जगहों से हटकर है ये जगह, तो यहाँ पर भी क्या इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे क्या इसके लिए? देखिए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई कॉन्ट्राबैंड सामान लेकर गाड़ी जा रही है, उसके लिए जगह जगह नाकाबंदी लगाई जाती है और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। फिर भी ये मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं होता है। इसी तरह इंफॉर्मेशन गेटवेज होते हैं, वहां पर हम अपने फिल्टर्स लगा सकते हैं, वहां पर हम अपने आइडेंटिफाइंग सॉफ्टवेयर टूल्स लगा सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि कहां कहां इलीगल वीपीएन्स का इस्तेमाल हो रहा है। चैलेंजिंग टास्क बट नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पता करना है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसके बाद जो है इस पर काम करना है किस तरीके से इसको बंद करना है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है सरकार की तरफ से कि अगर कोई भी इसका इस्तेमाल करते पाया जाता है या फिर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। अगर फिलहाल के लिए देखा जाए तो वीपीएन पर बैन लगाना इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा, डोडा के अलावा अगर बात की जाए, कहाँ पर सबसे अधिक आपको ज़रूरत इसकी महसूस होती है? क्योंकि अभी के लिए डोडा में इसको किया गया है और मुश्किल है, चैलेंजिंग है, तो पूरे इंडिया में एक साथ इसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, संभव नहीं होगा। देखिए, वीपीएन का बैन करना ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, इसको काफी सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि वीपीएन के फिर भी कुछ फायदे होते हैं। लोगों की प्राइवेसी, लोग अपने आईपी एड्रेस पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्रिमिनल्स वीपीएन ना यूज कर सके, और साथ ही साथ जो वेबसाइट्स, जो पोर्टल्स, जो एप्लीकेशंस बैन की गई हैं, लेकिन वीपीएन का इस्तेमाल करके उन पोर्टल्स, वेबसाइट्स वगैरह को आराम से क्रिमिनल्स देख सकते हैं, साइबर क्रिमिनल्स देख सकते हैं और उनका
वो आराम से विजिबल हो सकती हैं इंडिया में। इसलिए हमें इन सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन वीपीएन से भी ज्यादा जरूरी जो मुझे लगता है वो ये है, और मैं ऐसा सुझाव देना चाहूंगा कि हमें डार्क नेट को भी बैन करना चाहिए, क्योंकि डार्क नेट का कोई भी उपयोगी पर्पस नहीं है इंडिया में, और ये सिर्फ क्रिमिनल प्लेटफॉर्म है जहां पर हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है, पोर्नोग्राफी होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है इत्यादि। इसलिए मेरा एक और सुझाव है कि वीपीएन तो बैन करना ही चाहिए डोडा में, जहां पर हम आईपी एड्रेस क्रिमिनल्स अपने ना छुपा सकें, लेकिन साथ ही साथ डार्क नेट को भी बैन कर देना चाहिए। सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डार्क नेट के इतने नुकसान हैं और जिस तरीके से काम इसका इस्तेमाल करने के लिए किए जा रहे हैं, वाकई में ये बेहद ज़्यादा नुकसानदायक है। तो फिर अब तक इससे पहले इस पर कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं इस दिशा में डार्क नेट को बंद करने के लिए? क्यों नहीं इससे पहले अभी भी नहीं उठाए गए हैं? डार्क नेट को तो बंद करने के लिए वीपीएन को सिर्फ एक जगह पर बंद किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए क्यों नहीं कदम अभी तक उठाए गए हैं? देखिए, ये गवर्नमेंटल और पॉलिसी डिसीजंस हैं, इसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे लगता है कि जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, इस पे जरूर काम कर रहे हैं, और हमारी तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स लगातार रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या इस पर होगा कंट्रोल, इस पर लगाम जो है वो लगाई जाएगी, कदम उठाए जा सकते हैं डार्क नेट को लेकर? बहुत सारे देशों ने डार्क नेट को बैन किया है। कुछ देशों ने क्रिप्टो करेंसी को भी बैन किया है, क्योंकि इंटरनेट में क्राइम करने की जो करेंसी होती है वो क्रिप्टो करेंसी होती है। चाइना ने ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे डार्क नेट को उन्होंने अपने कंट्री में बैन किया है। तो हो सकता है हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे लेजिस्लेटर्स इस दिशा में भी सोच रहे हों और जल्दी ये कदम भी उठाया जाए। हमारा ये जरूर रिकमेंडेशन है महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जो भी करना चाहिए हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। और अगर साइबर सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने की इस वक्त ज़रूरत महसूस होती है, जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तो वो कौन से अलग कदम होंगे? वीपीएन की हमने बात की है, डार्क नेट की हमने बात की है, जिस तरीके से ये हैकर्स हैं इन पर लगाम लगाने की हमने बात की है, इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण कदम हैं जो इस समय पर उठाना बेहद ज़रूरी है? देखिए, हमारा सुझाव है और हमारा अलर्ट है सभी एजेंसीज को, सारी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज को, कि अपनी साइबर सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर साइबर सिक्योरिटी आपकी सुदृढ़ है, फुल प्रूफ है, एज पर स्टैंडर्ड्स है, तो 99.99% अटैक्स विफल हो जाएंगे। आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा, रैंसमवेयर भी नहीं होगा, आपके कोई डेटा चुरा भी नहीं पाएगा, कोई हैक भी नहीं कर पाएगा, कोई आपके वेब रिसोर्सेज को डिफेस भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहला कदम है साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और रेड टीमिंग एक्सरसाइजेस। ये सब आपको किसी क्रेडिबल एजेंसी से हमें करानी चाहिए। इसके बाद पॉलिसी मेकिंग पे नए डिसीजंस आ सकते हैं, जैसे वीपीएन को बैन करना, डार्क नेट को रेगुलेट करना, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना इत्यादि। बिल्कुल। तो यानी कि अब एक जो है मजबूत पॉलिसी की बेहद ज़रूरत जो है वो महसूस होती है वीपीएन, डार्क नेट को लेकर और तमाम जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको लेकर, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस दिशा में भी कदम जो है, ये पॉलिसी में जो बदलाव है वो हो, ताकि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत भारत की हो सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और चलिए अब इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।